Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and USSR as two superpowers rival to each other, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. अब कोल्ड वॉर जो है वो दो पार्स निकल के आई थी, यूएस और यूएसएसआर, उनकी लड़ाई का ही कारण था कोल्ड वॉर, उसका ही आउटकम था, क्योंकि इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे को लेकर के कि भाई हम अगर एटम बम्स का यूज करेंगे किसी एक कंट्री पे भी तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज्यादा खराब होगा कि दोनों ही सुपर पावर्स जो है वो उस चीज को बेयर नहीं कर पाएंगी, यानी कि उस चीज को झेल नहीं पाएंगी. द लॉजिक इज सिंपल येट पावरफुल. ये लॉजिक सिंपल है लेकिन काफी पावरफुल भी है. When two rival powers are in possession of nuclear weapons capable of inflicting death and destruction unacceptable to each other, a full-fledged war is unlikely. अब ये दोनों ही राइवल पावर्स जो हैं उनके हक में काफी गजब के और काफी खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स थे, ठीक है, और वो दोनों ही लायक थी कि वो एक दूसरे को तबाह कर सकती थी, ठीक है, लेकिन वो जो तबाही थी, वो जो डिस्ट्रक्शन था, वो दोनों की तरफ से ही अनएक्सेप्टेबल था. अगर फुल फ्लैश यानी पूरी तरीके से ये सारे वेपन्स का यूज करके वॉर करते हैं तो डिस्ट्रक्शन जो होगा वो दोनों ही पावर्स जो है वो झेल नहीं पाएंगी. जीत किसी एक की डिसाइड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों के पास में बहुत खतरनाक वाले वेपन्स थे. In spite of provocations, neither side would want to risk war since no political gains would justify the destruction of their society. दोनों ही तरफ के provocations यानी कि दोनों ही तरफ से जो है प्रोवोक करने वाली बातें कही जाती थी, ठीक है, लेकिन दोनों ही जो है वो कोई भी मतलब रेडी नहीं था कि वॉर जैसी नौबत जो है वो हो. और क्योंकि उस वॉर को अगर ये लोग कर भी लेते, फुल फ्लैश्ड वॉर अगर ये कर भी लेते, तो उसका कोई पॉलिटिकल उनको गेन नहीं मिलने वाला था, यानी राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला था या किसी भी तरह का फायदा नहीं होने वाला था. सिंपली सब कुछ बर्बाद हो जाता, इनकी जो देश है वो बर्बाद हो जाते, ये इकोनॉमिकली पीछे चले जाते, सब चीजों में इनके दिक्कतें हो जाती. तो वो चीज को कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था. इन दोनों पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं. No, ma'am. No problem. Okay. Okay. In the event of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner. अब ये जो इवेंट था न्यूक्लियर वॉर का, ठीक है, दोनों ही साइड्स जो है उसमें क्या हो सकता था, अगर वो न्यूक्लियर वॉर करते तो दोनों ही साइड्स जो है वो बैडली हार्म्ड, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता उस चीज को मतलब झेलना. पहली बात तो उस डिस्ट्रक्शन को झेलना, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बॉम्ब्स गिराए गए थे उसके इफेक्ट्स आज भी देखने को मिलते हैं, जो कि सिर्फ 2 बॉम्ब्स थे और उनका इतना असर था. अगर ये न्यूक्लियर वॉर हो जाता तो फिर पूरी अर्थ पे कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता था, उसके कितने खराब इफेक्ट्स आ सकते थे. तो वो चीज को ये लोग इग्नोर कर रहे थे, बोलते ये थे कि हाँ हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं और हम अगर अटैक करें तो ये से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी प्रोवोकेटिव बातें ये करते थे, लेकिन वॉर को ये लोग पूरी तरीके से नहीं चाहते थे करना, और ये हुआ भी नहीं ना उस तरीके से. न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करे हुए नहीं हुआ, और ये इम्पॉसिबल था किसी भी एक साइड को विनर घोषित करना अगर ऐसा वॉर हो भी जाता तो. Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. अगर एक जो है उनमें से कोई भी ट्राई करने की कोशिश करे या दूसरे के न्यूक्लियर वेपन्स को डिसेबल करने की कोशिश करे, तो भी एक सुपर पावर के पास में इतने वेपन्स थे कि वो खतरनाक लेवल पर बहुत ही गंदे उस पर डिस्ट्रक्शन कर सकता था. This is called the logic of deterrence. इसे कहते हैं logic of deterrence. Both sides have the capacity of retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. इस चीज को बोला जाता है deterrence, और दोनों ही साइड्स जो हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी है. डेटरेंस का मतलब होता है दोनों ही साइड्स जो है उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एक दूसरे पर अटैक कर सके और इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकें कि कोई भी आगे जाकर के वॉर जैसी चीज जो है वो इनिशिएट नहीं कर पाए, यानी कि उसको आगे जाकर किसी और वॉर को वो अफोर्ड नहीं कर पाए. ठीक है, इसे कहते हैं डेटरेंस.
Thus, the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, remained a cold and not hot or shooting war. इसीलिए इतनी ज्यादा इनके बीच में rivalry, दुश्मनी होने के बावजूद भी ये great powers जो हैं ये Cold War में ही रही और कभी भी hot war नहीं हुआ, यानी कि weapons का इस्तेमाल होने वाली लड़ाई नहीं हुई. The deterrence relationship prevents war, but not the rivalry between powers. अब ये जो deterrence है, ये डेटरेंस वाला रिलेशनशिप जो है ये वॉर को रोके रखा है, ठीक है, और राइवलरी रही है, यानी दुश्मनी रही है इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में, लेकिन वॉर नहीं हुआ. Note the main military features of the Cold War. अब main military features जो थे Cold War के वो क्या थे? The two superpowers and the countries in the rival blocks led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors. अब पहला feature जो था Cold War का वो ये था कि दोनों ही सुपर पावर्स और जितनी भी कंट्रीज इनका सपोर्ट करती हैं, राइवल ब्लॉक्स को सपोर्ट करती हैं, उनको उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक रैशनल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है. दे वर टू बी रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस that they understood the risk in fighting wars that might involve the two superpowers. और उनको किस चीज में रैशनल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना था कि कोई भी ऐसी हरकत ना हो जिससे आगे जाकर के लड़ाई हो जाए इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में, इसीलिए उस चीज को तरीके से इनको हैंडल करना था रिस्पॉन्सिबल तरीके से. When two superpowers and the blocks led by them are in a deterrence relationship, fighting wars will be massively destructive. जब दोनों ही सुपर पावर्स जो हैं और उनके ब्लॉक्स जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो एक डेटरेंस रिलेशनशिप में है, तो फाइटिंग वॉर्स जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता था. Responsibility therefore meant being restrained and avoiding the risk of another world war. In this sense, the Cold War managed to ensure human survival. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसका मतलब ये था कि एक दूसरे को रोके रखना और अवॉइड करना है किसी भी ऐसी सिचुएशन को जिसमें वर्ल्ड वॉर हो सके. इसीलिए कोल्ड वॉर जो है वो ह्यूमन सर्वाइवल को मैनेज करने में सक्षम रहा. अब किसी को भी दिक्कत आई है इन पैराग्राफ्स में तो आप लोग भी पूछ सकते हैं. मैम नो प्रॉब्लम. ओके, अब ये जो यहाँ पे इन फोटोग्राफ्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये मैंने आपको होमवर्क के तरह दिया था, मैं इसको आज रीड कर रही हूँ. These pictures depict the destruction caused by the bombs dropped by the US on Hiroshima. The bomb was code-named Little Boy and the Nagasaki code-named Fat Man. अब ये पिक्चर्स जो है ये वो दिखा रही हैं कि क्या डिस्ट्रक्शन हुआ था. जो बॉम्ब्स गिराए गए थे यूएसए के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पे. हिरोशिमा बॉम्ब का जो कोड नेम था वो था लिटिल बॉय और नागासाकी के अंदर जो बॉम्ब गिराया गया था उसका कोड नेम था फैट मैन. Yet these bombs were very small in their destructive capacity, measured in terms of kiloton yield, as compared to the nuclear bomb that were to be available in the stockpiles assembled by the superpowers. अब क्या हो रहा था कि ये जो उन्होंने नाम दिए हुए हैं बॉम्ब्स को, ये साइज में बहुत छोटे थे, ठीक है, और इनको मेजर करने का जो तरीका था, मतलब किस टर्म में ये लोग मेजर कर रहे थे वो था किलोटन यील्ड, ठीक है, और ये बहुत छोटे थे उनके कंपैरेटिवली जो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखे थे, जो स्टॉक पाइल कर रखे थे, इकट्ठे कर रखे थे सुपर पावर्स ने, उनके कंपैरेटिवली बहुत छोटे थे. अब ये जो लिटिल बॉय और फैट मैन था ये 15 से 21 किलोटन के थे, ठीक है. द यील्ड ऑफ लिटिल बॉय एंड फैट मैन वर 15 to 21 kilotons respectively. By the early 1950s, the US and the USSR were already making thermonuclear weapons that had a yield between 10 and 15,000 kilotons. अब 1950 के दशक में यूएसए और यूएसएसआर जो है वो क्या बना रहे थे, वो इतने बड़े बम बना रहे थे जिनका जो मेजर था वो 10 से 15,000 किलोटन्स था. अब सोचो कि 10 से 15,000 किलोटन्स का डिस्ट्रक्शन किस लेवल पे होगा जब 15 से 21 किलोटन ने इतनी तबाही मचा दी थी. तो बेसिकली यहाँ पे ये कंपेयर करते हुए बताया गया है. इस चीज को याद रखना, मार्क कर लो तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा. In other words, these bombs were 1,000 times more destructive than the bombs used in Hiroshima and Nagasaki. अब कहने का मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि भाई ये जो इन्होंने बॉम्ब्स बनाए थे 10 से 15,000 किलोटन्स वाले, ये कई लाखों मतलब हजारों गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थे उन बॉम्ब से जो हिरोशिमा और नागासाकी में यूज किए गए थे. During much of the Cold War, both the superpowers possessed thousands of such weapons. अब कोल्ड वॉर के तहत ही दोनों ही सुपरपावर्स के पास में इस तरह के कई हजारों वेपन्स बना लिए गए थे, वो उनके पोजेशन यानी उनके हक में थे.
Just imagine the extent of destruction that these could cause all over the globe. अब इस चीज का ये सोचो कि किस लेवल का डिस्ट्रक्शन अगर उस समय में वॉर होता, हॉट वॉर होता, तो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन ये लोग कर सकते थे। जब 10 से 15 वालों ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी थी, तो ये 15 से 21,000 वाले जो थे उसका डिस्ट्रक्शन किस लेवल पे होता, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। इज इट क्लियर विद यू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर आपने पहली बात तो ये डेटरेंस रिलेशनशिप वाली जो चीज है, डेटरेंस क्या होता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस कि डेटरेंस पर कोल्ड वॉर क्या था और क्यों ये लोग अवॉइड कर रहे थे, यूएस और यूएसएसआर जो है वो कोल्ड वॉर में ही क्यों ज्यादा इन्वॉल्व थे और हॉट वॉर में क्यों नहीं थे। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इन पैराग्राफ्स के अंदर आपको मिल सकते हैं और उसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं एंड देन यू कैन फ्रेम अ वेरी नाइस इम्पैक्टफुल आंसर। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, सो ये हमारा हो गया है। हमने द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स भी स्टार्ट कर दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes, ma'am. और ये हमारा इस वाले पैराग्राफ तक हो गया था, पेज नंबर 7 के। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। अगर इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, No, no, ma'am, no problem. okay. You may ask why the superpowers need an allies at all. After all, with their nuclear weapons and regular armies, they were so powerful that the combined power of most of the smaller states in Asia and Africa and even in Europe was no match to that of the superpowers. अब क्या है, आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपरपावर्स को एलाइज की जरूरत क्यों पड़ती थी, सपोर्टर्स की जरूरत क्यों पड़ती थी। अब भाई उनके पास तो वैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स थे और रेगुलर आर्मी थी, तो वो इतने पावरफुल थे तो उनको दूसरे स्मॉलर स्टेट्स की जरूरत क्यों पड़ती थी, जैसे एशिया और अफ्रीका या फिर इवन यूरोप, क्योंकि वो तो इनके मैच में थे ही नहीं, वो तो इनके कंपैरेटिवली इतने स्ट्रांग थे ही नहीं, तो फिर उनको उनके सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती थी। उस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। Yet the smaller states were helpful for the superpowers in gaining to access to। अब ये जो छोटी छोटी स्मॉलर स्टेट्स थी, ये किस लिए मददगार थी इतनी सुपरपावर्स की, क्योंकि वो उनके उनके उस पर जमीन पे जाकर के अपने एक स्टैब्लिश कर पाते थे बेस, जिससे वो उसको घेर सके। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो आपका मैप था इसको कंपेयर करते हुए मैंने बताया था कि आप देख सकते हो कि नाटो के मेंबर्स जो है वो कहाँ तक फैले हुए हैं और वॉर्सो पैक्ट जो है उसके मेंबर्स कहाँ तक फैले हुए हैं। और एक तरीके से आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ये दूसरी जितनी भी एलाइज है उनको अपने अंदर लेते हुए इसको कवर अप कर रहा है, यानी कि घेराबंदी एक तरीके से हो रही है। इसीलिए ये छोटी छोटी स्टेट जो हुआ करती थी उनको अपने साथ में मिलाते थे। अब इसके कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। पहला होता था इन छोटी छोटी स्टेट्स, ये जो हुआ करती थी जगह जो हुआ करती थी एशिया अफ्रीका यूरोप जो है, इनके पास में अगर अच्छे ऑयल्स और मिनरल्स हैं तो इन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के लिए भी ये इनको अपने साथ में लेते थे। सेकंड है टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। और दूसरा होता था वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि सुपर पावर्स इनकी टेरिटरी पे जाकर के अपने बेस तैयार कर लेती थी जहां से ये अपने वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च कर सके इन द केस ऑफ इमरजेंसी or in the case of attack. Then third, locations from where they could spy on each other। तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है कि ये ऐसी ऐसी लोकेशंस पे जाकर के इसीलिए अपने एलाइज इकट्ठे कर रहे होते थे क्योंकि ये आसानी से अपनी राइवल जो सुपर पावर है उसके ऊपर स्पाई कर सकें, यानी उसकी जासूसी कर सकें। फोर्थ है इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मेनी स्मॉल एलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। अब चौथा जो है वो है इकोनॉमिक सपोर्ट, यानी कि ये छोटे छोटे एलाइज जो होते थे ये मिल करके इनकी मिलिट्री एक्सपेंसेस को पे करते थे। ठीक है, इकट्ठा ये अपना पाइल अप करके ये उसका खर्चा उठाते थे। क्योंकि ये लोग इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराते थे, इसीलिए भी ये छोटी छोटी जितनी भी स्टेट्स हुआ करती थी ये उनके मिलिट्री के एक्सपेंसेस को बेयर अप करती थी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ओके,
तो ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, जब क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि इनको एलाइज की जरूरत क्यों पड़ती थी, उसके लिए ये आपने पॉइंट्स मेंशन करने हैं. They were also important for ideological reasons. The loyalty of allies suggested that the superpowers were winning the war of ideas, as well as that liberal democracy and capitalism were better than socialism and communism or vice versa. अब दूसरा, ये 4 पॉइंट्स तो है ही, इसके साथ में एक फिफ्थ पॉइंट जो इनका है वो ये है कि बेसिकली ये अपने साथ में छोटे छोटे स्टेट्स को मिला करके इसलिए भी रखना चाहते थे कि ये दिखाना चाहते थे कि भाई हमारे आइडियोलॉजिकल, जो हम जिस आइडियोलॉजी विचारधारा के साथ में चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेटर है. और ये जितने भी एलाइज होते थे, जितने भी सपोर्टिंग कंट्रीज स्टेट्स होती थी, ये बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी को मानती भी थी, उसके प्रति लॉयल भी थी कि हाँ ये सुपर पावर जो कह रही है सही है. तो ये एक तरीके से इनका मानना होता था कि भाई वी आर विनिंग द वॉर द आइडियाज एज वेल, कि हम बाकी सारी लड़ाइयों के साथ साथ जो आइडियाज की लड़ाई है उसमें भी हम जीत रहे हैं. ठीक है. और ये मानना कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ज्यादा बेटर है सोशलिज्म और कम्युनिज्म से, और दूसरी तरफ वो दूसरे वाले जो होते थे वो बोलते थे कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो है वो ज्यादा बेटर है लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म से. समझ में आया फिफ्थ पॉइंट क्या है कि क्यों एलाइज इकट्ठे कर रहे थे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो ये पॉइंट जो है आपने अच्छे से सोक कर लेने हैं, आपको याद रहने चाहिए. 4 जो दे रखे हैं वो तो है ही, साथ में आइडियोलॉजिकल रीजन जो है ये वाला पॉइंट भी याद रखना है. Okay, then we have the arenas of the Cold War. The Cuban Missile Crisis that we begin this chapter with was only one of the several crises that occurred during the Cold War. अब हमारे पास में जब हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ा था शुरुआत में इस चैप्टर के, वो एकमात्र ऐसे कई सारे उनका एग्जाम्पल है जो काफी सारे क्राइसिस यहाँ पर हुए हैं कोल्ड वॉर के तहत. The Cold War also led to several shooting wars, but it is important to note that these crises and wars did not lead to another world war. अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कोल्ड वॉर जो है उसके अंदर कुछ शूटिंग वॉर्स भी हुए थे, लेकिन उसमें क्या न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था. ठीक है, वो थोड़े शॉर्ट लेवल पे ही थे. क्राइसिस हुए हैं, वॉर्स भी हुए हैं, लेकिन कोई बड़ा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ. ठीक है. The two superpowers were poised for direct confrontations in Korea 1950 to 53, Berlin 1958 to 62, and the Congo the early 1960s, and in several other places. अब दोनों ही सुपर पावर्स जो थी वहां पर उनके साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन उन्होंने किया है, कोरिया का हो, बर्लिन का हो या कॉन्गो का हो, और कई सारी अदर प्लेसेस, दूसरी प्लेसेस पे भी ये हुआ, यानी कि कन्फ्रंटेशन जैसे कि शूटिंग वॉर जो है वो छोटे छोटे वहां पे हुए हैं. क्राइसिस deepened as neither of the parties involved was willing to back down. क्राइसिस इसलिए ज्यादा गहरे होते गए क्योंकि दोनों ही पार्टीज में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था जो वहां पे इन्वॉल्व थी. When we talk about arenas of the Cold War, we refer therefore to the areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance systems but did not cross certain limits. अब कोल्ड वॉर के समय का जो ये एरिना, ये जो एरियाज हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्राइसिस हुए हैं या वॉर हुए हैं वो अलायंस सिस्टम के बीच में थे, यानी कि जो इनके सपोर्टिंग कंट्रीज और स्टेट्स हुआ करती थी उनके बीच में थे, और वो अपनी लिमिट जो है उससे आगे नहीं जाते थे, वो क्रॉस नहीं करते थे अपनी लिमिट. A great many lives were lost in some of these arenas like Korea, Vietnam and Afghanistan, but the world was spared a nuclear war and global hostilities. अब कई ज्यादा जिंदगियां तो गई हैं इनके यहाँ पे, जो छोटी छोटी लड़ाइयां हुई हैं कोरिया और वियतनाम और अफगानिस्तान के अंदर भी. कोरिया, अफगानिस्तान और वियतनाम के अंदर भी, लेकिन कोई भी लड़ाई जो है वो इतनी नहीं आगे बढ़ी कि उसको न्यूक्लियर वॉर की तरह देखा जाए या वहां पर ग्लोबल लेवल पे ये लड़ाई हो. In some cases, huge military builds-up were reported. In many cases, diplomatic communication between the superpowers could not be sustained and contributed to the misunderstanding. कुछ cases में बड़े-बड़े military build-up हुए, यानी militaries को involve किया गया. कई सारे cases में diplomatic communication भी हुए, दोनों superpowers के बीच में जो राजनीतिक बातें होती हैं, diplomatic बातें होती हैं, वो भी हुई, लेकिन ये जो इनकी misunderstanding थी उसमें contribution हुआ, कुछ न कुछ जगहों पर रोक उस पर लगाई, मतलब बातचीत होकर के उस चीज को वहीं मतलब रख दिया गया, आगे जाकर के न्यूक्लियर वॉर में वो तब्दील नहीं हुआ.
समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने इतना ही पढ़ना है, ठीक है? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन अपनी प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे इकट्ठी कर लीजिएगा। विल डिस्कस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर in tomorrow's class.